रेलवे ट्रैक पर सफेद साड़ी में दौड़ती उस औरत का खौफ इतना भयानक था कि 42 सालों तक उस स्टेशन पे कोई ट्रेन रुकी ही नहीं और पटरियां सिर्फ रूहों के चीखने की गवाह बनी रहीं। और जब मैंने उस वीरान पड़े स्टेशन मास्टर के कमरे का दरवाज़ा खोला तो मानो जैसे मेरी रूह मेरे शरीर से निकल गई हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं हॉरर जर्नी मेरे साथ। दोस्तों, आज की ये कहानी है अंकित जी की, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। कहते हैं बेगुनकोडोर रेलवे स्टेशन पर आज भी मौत का साया मंडराता है और जो कुछ भी उस रात अंकित जी ने उस रेलवे स्टेशन पर देखा वो शायद आज भी एक रहस्य है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड अंकित जी की जुबानी। ये बात पिछले साल अक्टूबर के महीने की है। मेरा नाम अंकित है और मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूं। मुझे भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगहों पर जाकर उनका सच कैमरे में कैद करने का एक अलग ही जुनून है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन के बारे में मैंने बहुत सी कहानियां सुन रखी थीं। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि साल 1967 में यहाँ के स्टेशन मास्टर ने पटरियों पर सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत का साया देखा था, जिसके अगले ही दिन स्टेशन मास्टर और उसके पूरे परिवार की लाशें मिली थीं। इस खौफ की वजह से भारतीय रेलवे ने इस स्टेशन को पूरे 42 सालों के लिए बंद कर दिया था। साल 2009 में इसे दोबारा खोला तो गया, लेकिन आज भी सूरज ढलने के बाद वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। मैं इसी 42 सालों के खौफनाक रहस्य का सच जानने के लिए अकेले ही वहां पहुंच गया। शाम के करीब 6 बजे जब मेरी गाड़ी बेगुनकोदोर स्टेशन के पास रुकी तो सूरज पूरी तरह डूब रहा था। पूरा स्टेशन किसी वीरान खंडहर जैसा लग रहा था। चारों तरफ घनी कटीली झाड़ियां उगी हुई थीं और वो पुराना सूना प्लेटफॉर्म सूखे पत्तों से भरा पड़ा था। वहां कोई लाइट नहीं जल रही थी, कोई कर्मचारी नहीं था, बस एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। प्लेटफॉर्म पर मुझे पास ही के गांव का एक चरवाहा मिला जो अपनी बकरियों को लेकर वापस लौट रहा था। मेरे हाथ में कैमरा और बड़ा बैग देखकर वो बुजुर्ग चरवाहा रुक गया और बहुत ही डरी हुई आवाज में बोला, बाबू, शाम हो चुकी है, अब यहां रुकना अपनी जान दांव पर लगाना है। दिन के उजाले में तो यहां एक आध पैसेंजर ट्रेन रुक जाती है, लेकिन सूरज ढलने के बाद यहां कोई नहीं दिखता। तुम अभी के अभी यहां से वापस चले जाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं यहां रात बिताने ही आया हूं। मुझे देखना है कि इस स्टेशन का असली सच क्या है। उस बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी। उसने कहा, बाबू, 42 साल पहले जिस स्टेशन मास्टर ने उस भटकती हुई औरत को देखा था, उसका पूरा परिवार तड़प तड़प कर मर गया था। और वो औरत आज भी रात के 12 बजे पटरियों पर दौड़ती है। अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरी बात मान लो। इतना कहकर वो चरवाहा अपनी बकरी को लेके वहां से चला गया। रात के करीब 9 बज चुके थे। मैंने प्लेटफॉर्म के कोने में बने उसी पुराने और जर्जर स्टेशन मास्टर के कमरे के अंदर अपना डेरा जमाया। कमरे की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों का प्लास्टर उखड़ चुका था। मैंने अपनी चार्जिंग वाली बड़ी लाइट जलाई और कमरे के एक कोने में बैठ गया। बाहर हवा बहुत तेजी से चल रही थी और सूखे पेड़ की टूटी हुई टहनियां छत से टकरा रही थीं। रात के ठीक 10:20 पर मुझे पटरियों की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी ट्रेन के आने की नहीं थी, बल्कि उन पटरियों पर किसी के जोर जोर से पैर पटक कर दौड़ने की लग रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो अभी बाहर निकल आए। मैंने अपना कैमरा उठाया और डरते डरते खिड़की के टूटे हुए शीशे से बाहर झांका। प्लेटफॉर्म पर अचानक बहुत घना कोहरा छा चुका था। मैंने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी पटरियों पर मारी। पटरियों पर कोई इंसान नहीं था, लेकिन वो आवाज अब और तेजी से मेरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी।
जैसे कोई बहुत तेजी से पटरियों पर दौड़ता हुआ सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ ही आ रहा हो। मैं बुरी तरह डर चुका था और तभी पटरियों पर दौड़ता वो साया और वो पैर पटकने की आवाज अब मेरी खिड़की के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी, मानो जैसे मेरी सांस रुक गई हो। मैंने कैमरे का लेंस बाहर की तरफ टिका रखा था। अचानक वो आवाज एकदम से बंद हो गई। चारों तरफ फिर से वही भारी सन्नाटा छा गया था। मुझे लगा कि शायद मेरा कोई वहम होगा, लेकिन तभी कमरे के अंदर का तापमान एकदम से गिरने लगा। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैंने जैसे ही खिड़की से अपना सिर थोड़ा बाहर निकालकर देखने की कोशिश की, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्लेटफॉर्म के ठीक सामने वाली पटरी पर एक औरत खड़ी थी। उसने पूरी सफेद साड़ी पहन रखी थी, लेकिन कोहरा इतना गाढ़ा था कि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल सीधे खड़ी थी, जैसे कोई पत्थर की मूरत हो। मेरा पूरा बदन डर के मारे कांपने लगा। मैंने हिम्मत करके कैमरे का शटर दबाया। कैमरे की फ्लैश लाइट जैसे ही चमकी, वो नज़ारा देखकर मेरे हाथ से कैमरा छूटते छूटते बच गया। फ्लैश की रोशनी में मुझे दिखा कि उस औरत के पैर जमीन पर नहीं थे। वो पटरी से करीब 1 फीट ऊपर हवा में तैर रही थी और जैसे ही फ्लैश चमकी, उसने अपनी गर्दन को अजीब तरीके से मरोड़ लिया। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा मेरी खिड़की की तरफ घुमाया और वो नज़ारा देखकर मानो जैसे मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें पूरी तरह सूजी हुई और लाल थीं और उसके मुंह से काले रंग का गाढ़ा खून बह रहा था। वो मुझे देखकर एक बहुत ही डरावनी तीखी आवाज में हंस रही थी। वो हंसी इतनी तेज थी कि मेरे कान उस आवाज को सह नहीं पा रहे थे। अगले ही पल वो औरत उसी पटरियों पर बहुत तेजी से दौड़ने लगी। वो इतनी तेज दौड़ रही थी कि उसकी रफ्तार किसी एक्सप्रेस ट्रेन जैसी लग रही थी। वो पटरियों पर गोल गोल चक्कर काट रही थी और उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी। मैं इतना डर चुका था कि कमरे के एक कोने में फर्श पर बैठ गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी छाती में दर्द महसूस होने लगा। मैं बस यही सोच रहा था कि काश मैंने उस चरवाहे की बात मानकर शाम को ही यहां से निकल गया होता। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक पटरियों पर दौड़ने की वह आवाज बंद हुई और सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे की छत पर एक बहुत जोर का धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज आसमान से सीधे छत पर आकर गिरी हो। छत से मिट्टी और सीमेंट के टुकड़े मेरे ऊपर गिरने लगे। मैंने टॉर्च की रोशनी ऊपर छत की तरफ मारी। ऊपर लकड़ियों के लट्ठों के बीच से 2 लाल अंगारे जैसी आंखें मुझे नीचे की तरफ घूरती हुई दिखाई दे रही थीं। वो औरत छत के रास्ते मेरे कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रही थी और तभी कमरे की कुंडी अपने आप जोर जोर से खड़खड़ाने लगी, जैसे कोई दरवाजा तोड़कर सीधे अंदर आना चाहता हो। खिड़की के बचे हुए कांच भी एक एक करके तड़ातड़ टूटने लगे। मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं इस कमरे के अंदर बंद रहा तो शायद सुबह का सूरज कभी नहीं देख पाऊंगा। मैंने अपना बैग उठाया, मोबाइल हाथ में लिया और पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देकर प्लेटफॉर्म की तरफ बाहर भागा। लेकिन जैसे ही मेरे कदम प्लेटफॉर्म के उस सूने फर्श पर पड़े, हवा का इतना तेज झोंका आया कि मैं वहीं प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। मैं तेजी से ज्यों का त्यों उठा और टॉर्च की रोशनी सामने मारी और जो कुछ भी मैंने देखा उसने मेरे हौसले को पूरी तरह तोड़ दिया। प्लेटफॉर्म का वो खौफनाक नजारा देखकर मेरे होश ही उड़ गए। प्लेटफॉर्म पर बिछा हुआ कोहरा अब सिर्फ धुआं नहीं था, बल्कि वो धीरे धीरे एक इंसानी ढांचे का रूप ले रहा था। मेरे ठीक सामने लगभग 10 फीट की दूरी पर
वही सफेद साड़ी वाली औरत हवा में तैर रही थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे 2 और धुंधले साए खड़े थे। उनका शरीर इंसानों जैसा था, पर वो इंसान तो बिल्कुल नहीं थे। उनके हाथ घुटनों से भी नीचे लटक रहे थे। मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था। मैंने पीछे मुड़कर स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ भागने की सोची, लेकिन तभी अचानक कमरे का भारी लकड़ी का दरवाज़ा अपने आप बहुत जोर से बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से सांकल चढ़ा दी हो। मैं अब दोनों तरफ से घिर चुका था। पीछे बंद दरवाज़ा था और सामने मौत का वो खौफनाक घेरा। हवा का तापमान इतना गिर गया था कि मेरी हर सांस के साथ मुंह से धुएं के गुबार निकल रहे थे। तभी सामने खड़ी उस औरत ने अपना हाथ मेरी तरफ उठाया। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और उसके नाखून काले और बहुत नुकीले थे। उसने अपनी मुड़ी हुई गर्दन को सीधा किया और बहुत ही भारी पुरुष जैसी आवाज में कहा, 42 साल से हम यहां भूखे बैठे हैं, आज तुम हमारी भूख मिटाओगे। उसकी आवाज सीधे मेरे कानों में नहीं, बल्कि मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मेरा सिर फटने लगा था और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैर अपने आप पटरियों की तरफ पड़ने लगे हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे दिमाग को पूरी तरह अपने काबू में कर चुकी हो। मैं अपनी मर्जी से रुक भी नहीं पा रहा था। और तभी मैंने देखा, मैं प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुका था, जहां नीचे लोहे की पटरियां बिछी हुई थीं और दूर से एक ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही थी। वो एक मालगाड़ी थी जो अक्सर रात को इस स्टेशन से गुजरती थी। मालगाड़ी की आवाज से लग रहा था जैसे वो मेरे काफी करीब आ गई हो। पटरी पर कंपन शुरू हो चुका था। वो डरावनी औरत मुझे उस तेज रफ्तार ट्रेन के आगे कुचलकर मार डालना चाहती थी, ठीक उसी तरह जैसे 42 साल पहले पुराना स्टेशन मास्टर मरा था। ट्रेन की हेडलाइट की तेज रोशनी दूर से कोहरे को चीरती हुई आ रही थी। मेरी जान सिर्फ कुछ सेकंड की ही बची थी, लेकिन तभी मेरे हाथ में रखे मोबाइल का वाइब्रेशन चालू हुआ। किसी का फोन आ रहा था। उस अचानक हुए वाइब्रेशन के झटके ने मेरे दिमाग पर लगे उस सम्मोहन को एक पल में तोड़ दिया। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और पीछे की तरफ एक जोरदार छलांग लगाया और प्लेटफॉर्म के फर्श पर गिर गया। ठीक उसी वक्त सां सां करती हुई मालगाड़ी पूरी रफ्तार से मेरे बिल्कुल पास से गुजरी। ट्रेन की हवा इतनी तेज थी कि मैं प्लेटफॉर्म पर कई फीट पीछे की तरफ घिसटता चला गया। जब ट्रेन गुजरी और उसका शोर थमा तो मुझे लगा कि शायद वो साए गायब हो गए होंगे, लेकिन मेरी ये खुशफहमी बहुत जल्द दूर हो गई। कोहरा और गहरा हो गया था और पटरियों के पार से अब किसी के रोने और हंसने की मिलीजुली भयानक आवाजें आने लगी थीं। ये सिलसिला रुका नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण शायद आज भी मैं जिंदा हूं। आधी रात का वो हिंसक तांडव। मालगाड़ी के जाते ही पूरे स्टेशन पर फिर से वही खौफनाक सन्नाटा पसर गया। मैं हाफते हुए प्लेटफॉर्म के ठंडे फर्श पर पड़ा था और तभी अचानक वो रोने और हंसने की आवाजें और तेज हो गईं। मैंने टॉर्च की रोशनी पटरियों के पार मारी। वो सफेद साड़ी वाली औरत पटरी के दूसरी तरफ खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका गुस्सा चरम पर था, मानो जैसे वो मुझे अभी जिंदा निगल जाएगी। उसने अपनी दोनों बाहें हवा में उठाईं और एक ऐसी भयानक चीख मारी कि स्टेशन मास्टर के कमरे की बची कुची छत के खपरेल भी नीचे गिर पड़े। उस चीख के साथ ही प्लेटफॉर्म पर एक भयानक हलचल शुरू हो गई। पटरियों के किनारे पड़े कंकड़ पत्थर अपने आप हवा में उठने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बवंडर सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पर घूम रहा हो। हवा इतनी तेज और ठंडी थी कि मेरी आंखों के सामने धूल छा गया था। अचानक वो हवा में तैरते हुए नुकीले पत्थर पूरी ताकत से मेरी तरफ आने लगे। मैंने अपनी जान बचाने के लिए अपने बैग को अपने चेहरे के आगे अड़ा दिया। कई पत्थर मेरे हाथों और पैरों पर आकर लगे। दर्द की एक तेज लहर
मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। मुझे समझ आ गया था कि वो अनजानी बला मुझे तड़पा तड़पा कर मार डालना चाहती है। मुझे भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं दर्द से कराहता हुआ पीछे की तरफ खिसक रहा था। तभी मेरी पीठ स्टेशन मास्टर के कमरे के बंद दरवाजे से टकराई। दरवाजे की लकड़ी इतनी ठंडी हो चुकी थी जैसे वो बर्फ की बनी हो। ठीक उसी वक्त मेरे ठीक सामने पटरियों पर से वो औरत बहुत तेजी से हवा में उड़ती हुई मेरी तरफ बढ़ी। उसका चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। आंखें पूरी तरह से बाहर उबल आई थीं और उसके लंबे काले नाखून सीधे मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। बच गए तुम, पर अब नहीं। उसकी वो भारी आवाज सीधे मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही थी। मौत को बिल्कुल अपने सामने देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। डर के मारे मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई जो बेगुनकोदोर स्टेशन पर मिले उस चरवाहे ने मुझे बताई थी। उन्होंने कहा था कि इस स्टेशन पर भटकने वाली वो रूह केवल तभी तक हावी हो सकती है जब तक आप इस रेलवे स्टेशन की सीमा के अंदर हैं, और इस सीमा से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही गुप्त रास्ता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पीछे बनी वो पुरानी टूटी हुई बाउंड्री वॉल। मैंने अपनी आखिरी ताकत बटोरी। जैसे ही उस औरत के बर्फीले नाखून मेरी जैकेट को छूने वाले थे, मैंने दाईं तरफ एक जोरदार छलांग लगाया। वो मेरे पीछे के दरवाजे से जाकर टकराई और एक बहुत तेज धमाका हुआ। लकड़ी का वो भारी दरवाजा बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। मैं बिना पीछे मुड़े, दर्द और चोटों की परवाह किए बिना प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पीछे की तरफ भागा। मैं रुकने का जोखिम नहीं ले सकता था। तभी मेरे पीछे से फिर वही तेज पैर पटकने की आवाज आने लगी। वो औरत बहुत तेजी से मेरा पीछा कर रही थी और उसके साथ हवा में उड़ते हुए वो लंबे साए भी मेरी तरफ पड़ रहे थे। मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत टूट रही थी। पीछे से आ रही वो पैर पटकने की आवाज अब मेरे बिल्कुल कानों के पास पहुंच चुकी थी। अचानक मुझे सामने वो पुरानी टूटी हुई बाउंड्री वॉल दिखाई दी। मैंने बिना सोचे समझे उस दीवार के ऊपर से छलांग लगा दी और दूसरी तरफ सूखी मिट्टी पर जा गिरा। जैसे ही मेरे पैर रेलवे स्टेशन की सीमा से बाहर पड़े, पूरे माहौल में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मेरे पीछे चल रही वो भयानक चीखें और कदमों की आहट एक झटके में पूरी तरह गायब हो गईं। चारों तरफ फिर से वही सामान्य रात का सन्नाटा छा गया। मैंने हिम्मत करके उस वॉल के दूसरी तरफ देखने की कोशिश की। कोहरे के उस पार रेलवे बाउंड्री के अंदर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। वो चाहकर भी उस बाउंड्री के बाहर नहीं आ पा रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और वो मुझे घूरती हुई धीरे धीरे हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। मैं रात भर वहीं बाउंड्री के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा रहा। डर के मारे मेरी आंखें बंद करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। सुबह के करीब 6 बजे जब सूरज की पहली किरण फूटी, तब जाकर मेरी जान में जान आई। जब मैं वापस स्टेशन के अंदर गया तो मैंने देखा दिन के उजाले में वो स्टेशन बिल्कुल ठीक लग रहा था, जैसे रात को वहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरी जैकेट पर लगे वो नाखूनों के निशान और टूटे हुए शीशे गवाह थे कि रात को जो कुछ भी हुआ वो कोई वहम नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत था। मैं उसी सुबह वापस अपने घर लौट आया। बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन आज भी दिन में चालू रहता है, लेकिन रात होते ही वहां मौत का सन्नाटा पसर जाता है। 42 सालों का वो खौफ आज भी वहां की पटरियों पर दौड़ता है, और मैं अब ये अच्छी तरह जान चुका हूं कि कुछ जगहों पर इंसान का नहीं बल्कि सिर्फ अदृश्य शक्तियों का राज होता है। तो दोस्तों, ये थी पश्चिम बंगाल के उस बेगुनकोदोर रेलवे स्टेशन की वो सच्चाई जो अंकित जी के साथ घटी थी। दोस्तों, मेरी हमेशा यही सबसे बड़ी कोशिश रहती है
कि मैं आपके लिए ऐसे डरावने कंटेंट लाता रहूं और आपका मनोरंजन करता रहूं। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी सच में पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी हॉरर फैमिली का एक अहम हिस्सा ज़रूर बने। और दोस्तों, मैं देखना चाहता हूं कि हमारी इस जर्नी में हमारे साथ कौन कौन अंत तक जुड़ा था। तो आप बस अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं। जो भी मेरे भाई और बहनें वीडियो पर कमेंट करेंगे उन सभी का नाम मैं अपनी आने वाली अगली वीडियो के बिल्कुल शुरू में अनाउंस करूंगा, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि।